और के साथ अटैच्ड हो गए हैं। मेटाफेज 2 में, एनाफेज 2 में जो है वो स्पिंडल फाइबर्स टूट जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है वो शॉर्टन होके क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींच लेते हैं और जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स में चेंज हो जाते हैं। एनाफेज 2 में जो है वो सेल सेपरेट हो जाता है, दोबारा से सेल्स जो है वो काइनेटोकोर्स जो है वो के साथ स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद उनको दो सेपरेट सेल्स में तोड़ देते हैं। टीलोफेज सेल्स में जो है वो कंप्लीटली दो डॉटर सेल्स जो है वो बन जाते हैं। ईच डॉटर सेल्स जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आप देख रहे हैं कि हर एक के पास एक एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो गए हैं। अगला जो हमारे पास आता है टॉपिक वो आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मतलब कि मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब्ड इन 1890 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्ट वाइजमैन। मतलब कि मियोसिस की जो रिप्रोडक्शन है या इसकी जो इनहेरिटेंस है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था 1890s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑगस्ट विजमैन ने। He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosomes in the next generation but also produce variation in the next generation. उसने ये कहा कि जो meiosis का जो स्टेप है ये सिर्फ इसीलिए जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम हो, बल्कि किसी भी नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन किए जा सके, बल्कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी बहुत वेरिएशन ला सके। तो देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर इंसान ही है अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना स्टार्ट कर दे और उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम हो, तो इंसान की शक्लें, इंसान के काम, इंसान की हर चीज जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। हमें थोड़ी बहुत भी वेरिएशन नहीं होगी तो जो एक इंसानी मतलब इंसान की जो बॉडी है या इंसान की जो शक्ल शुबाहत उसमें तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं। ये इंसान के मुआशरे के लिए कितनी ज़रूरी है ये हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर ये ना हो तो सब लोग ही एक जैसे हों और उनमें थोड़ी बहुत भी जेनेटिक वेरिएशन ना हो तो बहुत डिफ़िकल्टीज पैदा हो सकती हैं। इसलिए कि मियोसिस जो है एक ऐसा स्टेप है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी बहुत चेंजेस पैदा करने के लिए उनके जेनेटिक मेकअप में, मतलब कि कुछ लोगों के जीन्स हैं कि उनका कलर जो है वो बहुत फेयर है, कुछ लोगों के जीन्स हैं कि वो थोड़े लंबे हैं, कुछ लोगों के जीन्स हैं कि उनके हेयर जो है वो कर्ली है, कुछ लोगों के आई कलर्स जो है वो ब्लैक हैं, कुछ लोगों के आई कलर्स ब्लू हैं। मतलब ये जो थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस हैं ये हर एक में पाई जाती है और ये मियोसिस के जरिए ही पॉसिबल है। अच्छा जी, पहला स्टेप हमारे पास आता है द मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि अगली जनरेशन में क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन रखना। मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस हमारे पास जो था वो एक एसेक्सुअल का मीन था, लेकिन माइटोसिस जो है सॉरी मियोसिस जो है ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन है। इन ह्यूमंस, मतलब के ह्यूमंस में डिप्लॉयड गमीट मदर सेल्स और द जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मायोसिस एंड प्रोड्यूसेस द हैप्लॉइड गमीट्स। ह्यूमंस की बॉडी में जो मदर सेल्स होते हैं, गमीट मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं, जिनको हम जर्म लाइन सेल्स भी कहते हैं, वो मियोसिस करते हैं। उसके नतीजे में क्या बनते हैं, हैप्लॉइड गमीट्स बनते हैं। हैप्लॉइड गमीट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गमीट यूनाइट टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट, मतलब कि मेल के जो गमीट्स हैं वो भी हैप्लॉइड हैं, फीमेल के गमीट्स भी हैप्लॉइड हैं, वो मिल यूनाइट करते हैं तो फिर जो हमारे पास एक जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड होता है, विच अंडरगोज द रिपीटेड माइटोसिस एंड डेवलप्स इनटू द डिप्लॉयड ह्यूमन। अब पहला मतलब इसकी जो बेसिस थी वो तो हमारे पास हैप्लॉइड ही था ना, मेल सेल भी हैप्लॉइड है, फीमेल सेल भी हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूज हुए तो जो हमारे पास जाइगोट बना वो हमारे पास डिप्लॉयड बना। उस जाइगोट ने क्या किया, उस जाइगोट ने माइटोसिस की और माइटोसिस करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया जो कि अगेन डिप्लॉयड है। ठीक है, many haploid fungi and protozoans produce the haploid gametes through mitosis। बहुत सारे ऐसी फंजाई हैं, हैप्लॉइड फंजाइज हैं जो, और बहुत से प्रोटोजोन्स हैं जो कि हैप्लॉइड गमीट्स पैदा करते हैं माइटोसिस के जरिए। प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स की जो लाइफ है वो भी अल्टर, मतलब उनकी जो जनरेशन है ना वो आपस में इंटरचेंजेबल होती है। द सेल्स ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स व्हिच ग्रो इनटू द हैप्लॉइड गमीटोफाइट जनरेशन। मतलब कि जो प्लांट की जो बॉडी है ना वो डिप्लॉयड होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट उस जनरेशन कहते हैं जो हमें नजर आ रही है, मतलब जो हमारी लैंड के ऊपर है, ये हमारे पास होती है स्पोरोफाइट जनरेशन। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है उसकी वो डिप्लॉयड होती है, उसके सेल्स जो है वो मियोसिस करते
हैं, मियोसिस करने के बाद वो हैप्लॉइड स्पोर्स पैदा करते हैं। वो स्पोर्स जो है वो दोबारा से ग्रो करते हैं और जो गमीटोफाइट बनाते हैं वो हमारे पास हैप्लॉइड होती है। ठीक है, गमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस द हैप्लॉइड गमीट्स फ्रॉम माइटोसिस। जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो भी हैप्लॉइड गमीट्स प्रोड्यूस करती है, और जो दोनों गमीट्स हैं, द गमीट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड जाइगोट। दोनों के जो गमीट्स हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो वो जो जाइगोट बनाते हैं वो हमारे पास डिप्लॉइड होता है। zygote undergoes the repeated mitosis and become the diploid sporophyte। जो zygote है वो बार बार जो है वो माइटोसिस करता है, और माइटोसिस के नतीजे में जो है वो एक स्पोरोफाइट बनती है जो कि डिप्लॉइड नंबर होती है। दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो प्लांट की लाइफ साइकिल है, जो उसका स्पोरोफाइट जनरेशन है, मतलब कि जो जनरेशन कॉन्स्पीशियस है, मतलब हमें नजर आ रही है, जो पौधा जमीन से बाहर है, ये इसके स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। और ये जो होती है ये डिप्लॉइड होती है, ये मियोसिस करती है। स्पोरोफाइट ने मियोसिस करनी है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं। स्पोरोफाइट खुद डिप्लॉइड है, करती है मियोसिस है, और जो स्पोर्स बनाती है वो हैप्लॉइड बनाती है। लेकिन जो गमीटोफाइट है, गमीटोफाइट वो स्पोर्स जब ग्रो करते हैं तो वो गमीटोफाइट बनाते हैं, और वो गमीटोफाइट हैप्लॉइड होती है। और वो जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है वो भी हैप्लॉइड ही होते हैं, लेकिन वो माइटोसिस के जरिए स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। और उस स्पोरोफाइट के जो गमीट्स हैं और गमीटोफाइट के जो गमीट्स हैं, जो कि दोनों हैप्लॉइड इन नेचर हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो जो जाइगोट बनता है वो हमारे पास डिप्लॉइड इन नेचर होता है। और डिप्लॉइड जो जाइगोट है वो बार बार माइटोसिस करता है, और माइटोसिस के नतीजे में जो स्पोरोफाइट बनती है वो दोबारा डिप्लॉइड इन नेचर होती है। और इस तरह ये सर्कल जो है वो रिपीट एंड रिपीट होता है, और सेल्स के जो प्लांट सेल्स है उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस। अगला हमारे पास स्टेप आता है जी, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि किसी भी नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन पैदा करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मियोसिस। द क्रोमोसोम्स पेयर ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस। क्रोमोसोम्स जो है वो पेरेंट क्रोमोसोम्स जो है वो मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर करते हैं। हमने पहले पढ़ा कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रोमोसोम्स जो है वो अपने कुछ सेगमेंट्स जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको अब कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। सो द डॉटर सेल्स, जो डॉटर सेल्स है गमीट्स, उनके पास जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके पास क्या आती है, उनके पास जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। व्हेन द गमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, जब वो वाले गमीट्स फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, इट्स जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो उनके पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। Thus the meiosis allows a species to bring variation in the next generation। meiosis जो है वो species को ये allow करती है कि वो अपनी next generations में variations produce करवा सके। बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू अडाप्ट टू चेंज इन्वायरमेंट। इसकी जो हेल्प मतलब इसका जो एक हमारे फायदा है, बेनिफिट है, वो ये है कि जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं ना वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर अडाप्टेशंस लेके आते हैं, ऐसी अडाप्टेशंस जो इनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़रूरी है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है एरर्स इन मियोसिस। मतलब कि जिस तरह हमने पहले पढ़े थे जी माइटोसिस में एरर आते हैं, इस तरह मियोसिस में भी एरर आ जाते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज वन में क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं ना और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, और एनाफेज 2 में जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। मतलब कि क्रोमोसोम्स का अपने एक जंक्शन मतलब पॉइंट से इधर उधर हो जाना, इसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। सम टाइम जो है वो सेपरेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती, मतलब कि जो नॉर्मल एक किस्म की सेपरेशन है वो उससे एक हट के जो कोई चेंजेस आती हैं, इसको हम कहते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स व्हिच हैव ईदर मोर और लेस नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब कि जो नॉर्मल वे में डिस्टिंक्शन नहीं होती, सेपरेशन नहीं होती ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है या तो ज्यादा चले जाते हैं या कम हो जाते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम से। सच एबनॉर्मल गमीट्स, जब वो एबनॉर्मल गमीट्स फ्यूज करते हैं ना नॉर्मल गमीट्स के साथ, तो वो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स पैदा करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के इसमें।
मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हैप्लॉइड सेल है और वो डिवाइड कर रहा है और उसके जो एक सेल है वो दोनों क्रोमोसोम्स एक ही जगह पे चले गए और एक सेल जो है वो विदाउट क्रोमोसोम्स है, तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। तो जब एबनॉर्मल गमीट जो है वो फ्यूज करता है नॉर्मल गमीट के साथ, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो नेक्स्ट जनरेशन में बनते हैं वो भी एबनॉर्मल ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन है, उनके क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, तो अगर एक ज्यादा चला गया तो 47, एक कम हो गया तो 45। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम या ज्यादा होना भी एक जो है वो मियोसिस है की एरर है, और इसको भी हम एबनॉर्मेलिटी में काउंट करते हैं। अच्छा जी, अब ओवरऑल एक कंपैरिजन दिया हुआ है उन्होंने मियोसिस में और माइटोसिस में। तो मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर टू माइटोसिस, व्हाइल मियोसिस 1 मेक्स अ एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज सेल्स हु जीवी है। मतलब कि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस जैसी ही है, लेकिन जो मियोसिस 1 है ना, वो डिफरेंस है एक्चुअली दोनों डिवीजन में। जो बेसिक डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस, वो मियोसिस 1 का है। अभी हम फर्दर यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक सेल है जो कि इंटरफेज में है, मतलब कि अपने प्रिपरेटरी फेज में है। उसने जो है माइटोसिस भी, एक साइड पे हम इसका माइटोसिस डिस्कस करेंगे, एक साइड पे हम इसकी मियोसिस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज मियोसिस। प्रोफेज हुई, प्रोफेज स्टार्ट हुई। प्रोफेज में क्या हुआ, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ना, डू नॉट फॉर्म पेयर्स, वो पेयर की फॉर्म में नहीं गए और क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हुई। मतलब कि उनके जो सेगमेंट्स थे वो भी आपस में एक्सचेंजेबल नहीं हुए। ठीक है, ये हमारे पास था मियोसिस सॉरी माइटोसिस में। सेल प्रिपरेटरी फेज में अपना आ चुका है, इंटरफेज उसने कंप्लीट कर ली है। अब उसने माइटोसिस जाना है या मियोसिस कैरी आउट करनी है। माइटोसिस में क्या करेगा, उसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप देखें ना, ये ब्लू ब्लू सेपरेट है और रेड रेड सेपरेट है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में पेयर अप नहीं हुए हुए और उनकी क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हुई, उनके सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंजेबल भी नहीं हुए। जबकि प्रोफेज 1 जो कि मियोसिस का स्टेप है, उसमें देखेंगे जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनकी क्रॉसिंग ओवर हो गई है। उनके जो कुछ पार्ट्स हैं वो एक्सचेंजेबल हैं अब दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, अब मेटाफेज में क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन अप होंगे। मेटाफेज में, जो माइटोसिस की मेटाफेज है, इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल लाइन अप होंगे एक मेटाफेज प्लेट पे। लेकिन मेटाफेज 1 जो कि मियोसिस का पार्ट है, उसमें होमोलोगस पेयर जो है वो अलाइन अप होते हैं मेटाफेज प्लेट पे, सिंगल सिंगल नहीं होते। क्रोमोसोम्स जो है वो ब्रेक कर जाते हैं और इंडिविजुअल क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट सेपरेट जो है पोल्स पे चले जाते हैं। क्रोमैटिड्स मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स मूव करते हैं, वहां पे क्रोमैटिड्स मूव करते हैं और मियोसिस में क्रोमोसोम्स मूव करते हैं। अब डॉटर सेल्स जो बनते हैं, अब इनमें जो डॉटर सेल्स हैं उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम है जैसा कि पेरेंट सेल में थे, मतलब कि डिप्लॉयड ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डॉटर सेल्स जो है वो उनके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए हैं, और लेकिन हर क्रोमोसोम्स के पास जो है वो 2 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है माइटोसिस में और मियोसिस में। ठीक है, आगे हमारे पास आता है जी एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर द फिनोमेना ऑफ सेल डेथ। मतलब कि सेल, अब पहले हमने पढ़ा कि सेल डिवाइड कैसे करता है, वो डेवलपमेंट कैसे करता है, अपनी न्यू जनरेशन कैसे बनाता है, लेकिन सेल्स की डेथ भी होती है। सेल्स जब रिप्लेस होते हैं, अपने पुराने सेल्स रिप्लेस होते हैं न्यू सेल्स के साथ, तो पुराने वाले सेल्स की डेथ भी होती है। समटाइम एक्सीडेंटल भी होती है, समटाइम ये जो है वो एक पूरे प्रोसेस के जरिए होती है। इनमें से दो हैं, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। द फर्स्ट वन इज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस इज वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब कि एक पूरी प्लानिंग के जरिए जो सेल की डेथ होती है उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल श्रिंक। एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब कि उसका साइटोप्लाज्म सुकड़ जाता है एंड बिकम राउंडेड ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स। और जो है वो एक राउंड सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्यों, क्योंकि जो इसका साइटोस्केलेटन है, मतलब कि उसका जो एक सपोर्टिंग अंदर मटेरियल है, वो ब्रेक डाउन कर हो जाता है एंजाइम्स के जरिए। इट्स क्रोमेटिन अंडरगो कंडेंसेशन। उसके जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल है, वो कंडेंसेशन एक आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक हो जाती है। In this way, nucleus separate in the form of several discrete chromatin bodies। इस अब में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है
वो बहुत छोटी छोटी डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन मेक द इरेगुलर बर्ड्स कॉल्ड ब्लेब्स। जो इसके सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत सारी इरेगुलर सी ना बर्ड्स आउटग्रोथ सी बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम नाम देते हैं ब्लेब्स का। ब्लेब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल्स एंड नाउ एपोप्टोटिक बॉडीज। जो वो बर्ड है वो सेल मेम्ब्रेन से जो है वो टूटती है, टूटने के बाद जो है वो नया एक सेल बना एंड नाउ उसको हम कहते हैं सेल में से निकल जाती है, उसको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज विच आर देन फैगोसाइटोसिस बाय अदर सेल्स। जो कि बहुत सारे अदर सेल्स के जरिए में फैगोसाइटोसिस मतलब के सेल का ईटिंग प्रोसेस जो होता है ना उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। बहुत सारे अगर जो अदर सेल्स हैं वो उनको इंगल्फ कर लेते हैं। In an adult human, 50 to 70 billion cells die each day by apoptosis. मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी में 50 से 70 बिलियन सेल्स एक दिन में एपोप्टोसिस के जरिए मरते हैं। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है जी एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज और अंडरगो द स्ट्रेस कंडीशन। एपोप्टोसिस कब होती है, मतलब कि एपोप्टोसिस की सूरत में सेल्स की डेथ कब होती है, जब या तो सेल डैमेज हो जाए या सेल की जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में, सेल जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में चला जाए। स्ट्रेस कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो है वो प्रोटीन लेवल कम हो गया है, उसमें वाटर लेवल कम हो गया है, या किसी समहाउ उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है। इसको हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो सेल के लिए हम कहते हैं स्ट्रेस कंडीशंस। तो जो सेल्स हैं वो डैमेज क्यों होते हैं, क्योंकि या तो वो क्या कहते हैं डैमेज हो जाते हैं या उनकी जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में चले जाते हैं। एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल। एपोप्टोसिस से क्या होता है, जो हमारा सेल डैमेज हो चुका होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको डाई कर दिया जाता है, ब्रस्ट कर दिया जाता है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग द फर्दर न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि इस चीज से बचाने के लिए कि वो फर्दर न्यूट्रिएंट्स ले और वो जो है इन्फेक्शन को पूरी बॉडी में ट्रेवल करे। ठीक है, एक जो सेल है वो डैमेज हो चुका है, वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स बना रहा है, वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो इस चीज से बचाया जाता है कि वो बॉडी से फर्दर फूड को ले जो कि दूसरे हेल्थी सेल्स लेकर कोई बेनिफिशियल वर्क कर सकते हैं, वो सेल उसकी खुराक भी लेकर, मतलब उसको इस चीज से बचाया जाता है कि वो बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ना ले, और इस चीज से भी बचाया जाता है कि वो बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे। एपोप्टोसिस आल्सो गिव एडवांटेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। एपोप्टोसिस जो है वो डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स द सेल्स बिटवीन, मतलब कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट में होता है, एक जाइगोट या एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट होता है, फीटस जिसे हम कहते हैं, जो क्या 4 to 5 मंथ बोर्न जो बेबी है, ठीक है, वो उसकी जो फिंगर्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और जब जुड़ी हुई होती है उनके जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वाले सेल्स जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिन्होंने फिंगर्स को आपस में जोड़ के रखा होता है, वो एपोप्टोसिस करते हैं। मतलब कि वो अपने अंदर बाहर वाले जो सेल्स हैं उनको तोड़ते हैं, उनको खत्म करते हैं, और जो डिजिट्स हैं मतलब कि जो फिंगर्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। एपोप्टोसिस जो है वो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारे पास आता है जी नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है, ये एक्सीडेंटल डेथ है, मतलब वो प्लान्ड डेथ थी। मतलब वो अब बॉडी को पता होता है कि उसने ये वर्क करना है तो उसके लिए यहाँ से सेल्स को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से सेल्स को ब्रस्ट करवाना पड़ेगा, तो बॉडी में ये बेनिफिट पाए, वो एक प्रोग्राम्ड डेथ है। लेकिन नेक्रोसिस क्या है, ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, सेल्स की टिश्यूज की ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज। इसमें एक एक्सीडेंटल अचानक से होने वाली डेथ है। नेक्रोसिस इज लेस सीक्वेंशियल देन द एपोप्टोसिस। मतलब कि ये इसका कोई अता पता है, मतलब एपोप्टोसिस जैसे सेल्स में प्रॉपर्ली प्लान्ड है, लेकिन नेक्रोसिस जो है वो इतनी इसका ये लेस सीक्वेंशियल होती है। देयर आर मेनी काजेस ऑफ नेक्रोसिस ड्यूरिंग, इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। हमने पहले पढ़ा कि कैंसर क्या है, एक इरेगुलर फॉर्मेशन ऑफ सेल्स ही है ना, ट्यूमर्स बनाने का जो फंक्शन अमल है वही है ना। तो नेक्रोसिस जो है वो क्यों होती है, समटाइम इंजरी की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या कैंसर की वजह से हो सकती है। नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन द हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट। नेक्रोसिस तब भी हो सकती है जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, मतलब कि सेल को उसकी सफिशिएंट अमाउंट, उसकी वर्किंग के लिए जो एक अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन की वो ना मिले, तो भी जो है वो सेल स्ट्रेस कंडीशन में जा सकता है और सेल की डेथ हो सकती है। ड्यूरिंग
नेक्रोसिस देयर इज रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम लाइसोसोम्स। नेक्रोसिस के दौरान क्या होता है, एक लाइसोसोम जो कि एक ब्रेक डाउन के लिए एक लाइसोसोम एक कंपोनेंट है जो कि एक ऐसे एंजाइम्स को सिक्रिएट करता है जो कि हमारी बॉडी में से रिमूव करता है, मतलब फॉसिल्स क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। लाइसोसोम्स जो है वो स्प्लिटिंग करता है उनकी। तो जो नाइक्रोसिस में क्या होता है कि लाइसोसोम स्पेशल किस्म के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। वो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स, वो सेलुलर कंपोनेंट्स को तोड़ते हैं एंड मे आल्सो बी रिलीज आउटसाइड द सेल्स टू ब्रेक द सराउंडिंग सेल्स। और वो सेल्स में भी जो है वो बॉडीज को तोड़ते हैं लेकिन सराउंडिंग सेल्स को भी डैमेज करते हैं। सेल्स दैट डाई बाय नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज द अदर सेल्स। और बहुत सारे सेल्स जो कि नेक्रोसिस के जरिए मर जाते हैं वो बहुत से ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिसके जरिए जो है वो अदर सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, स्पाइडर बाइट्स आल्सो काज नेक्रोसिस इन सम एरियाज, मतलब मकड़ी के काटने से जो एक बीमारी फैलती है बहुत सारे एरियाज में, उसको भी नेक्रोसिस कह सकते हैं। नेक्रोसिस में भी ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू द वाउंड साइड, मतलब कि एक जख्म है, वहां जख्म जो हमारा हुआ है उस पे अगर उसकी प्रॉपरली केयर ना की जाए तो भी जो है वो नेक्रोसिस, मतलब कि वो जो सेल कुछ जगह पे डैमेज हुए हुए हैं वाउंड की वजह से, वो सेल्स अगर उनकी हम प्रॉपर केयर ना करें तो वो सेल्स ऐसे केमिकल्स क्रिएट करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये था हमारा सारा चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने मियोसिस डिस्कस किया, माइटोसिस डिस्कस किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया, उनके एरर्स डिस्कस किए, सेल्स की डेथ डिस्कस की। इन सब चीजों में अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।